चलिए बात करने वाले हैं आज जो कि कोलाइड्स किसे कहते हैं और उनके साथ ही साथ जो कि द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड के बारे में यहाँ पास बातें करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पास लिख दे आखिर कोलाइड्स क्या होता है। देखिए यहाँ पास समझते हैं कोलाइड, पता ही है जो कोलाइड है वह इस तरह से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं हम लोग। अगर कोई जो विलयन है, इस तरह से अगर कोई विलयन है और उस विलयन को जो एनिमल मेम्ब्रेन है, इस तरह से एनिमल मेम्ब्रेन, या फिर जिसे एक और कह देते हैं जो कि पर्चमेंट मेम्ब्रेन कह देते हैं। और इस तरह से जो पर्चमेंट मेम्ब्रेन में अगर उस विलयन को डालने से अगर वह आर पार नहीं होता है या फिर बहुत धीमी गति से आर पार हो, तब उसे क्या कहा जाएगा, जो कि कोलाइड्स कहा जाएगा। क्या बोले हम लोग, अगर इस तरह से पर्चमेंट मेम्ब्रेन यूज कर ले और इस मेम्ब्रेन के ऊपर में अगर यहां पास कोई सॉल्यूशन डाला जाए और अगर उस सॉल्यूशन को डालने से इस जगह में अगर वह सॉल्यूशन आर पार हो जाए, आर पार होगा, तब उसे जो कि विलयन या ट्रुथ सॉल्यूशन कहा जाएगा। ठीक है, ट्रुथ सॉल्यूशन कहा जाएगा। और वही अगर आर पार ना हो तब उसे जो कि सस्पेंशन कहा जाएगा, सस्पेंशन। और आर पार होगा तब क्या बोले हम लोग इसको, ट्रुथ सॉल्यूशन। और यही बात कर ले कि ऐसा विलयन जो पर्च मेम्ब्रेन से बहुत धीमी गति से आर पार हो या बहे, इस तरह से बहुत धीमी गति से हो, कई घंटा कई समय लग सकता है, बहुत धीमी गति से होगा, तब इस तरह से जो विलयन है उसे जो कि कोलाइड कहा जाएगा। ठीक है, यहां पास कोलाइड की एक्सप्लेनेशन दे दिए। ठीक है, ट्रुथ सॉल्यूशन क्या बोले यहाँ पास, पर्चमेंट मेम्ब्रेन से आर पार हो जाए। बात कर ले कोलाइड जो पर्चमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू जो कि आर पार बहुत धीमी गति से हो जाए। और सस्पेंशन जो कि निलंबन, जो कि क्या है, जो पर्चमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू बहुत मुश्किल से या फिर कह दे जो कि आर पार होगा ही नहीं, तब उसे क्या कहेंगे, सस्पेंशन। कोलाइड की अगर उदाहरण की बात करें तो गोंद की बात कर ले या फिर बोल दे शहद को। अगर शहद को अगर पर्चमेंट मेम्ब्रेन में अगर रख दे तब शहद क्या है, बहुत धीमे गति से नीचे की ओर टपकेगा या फिर वह कई घंटे के बाद जो कि बहना स्टार्ट होगा नीचे की ओर, क्योंकि वह क्या है, कोलाइड है। वही अगर बात कर ले रेत को अगर पानी में घोल के अगर पर्चमेंट मेम्ब्रेन में डाल दिया जाए, सेमी परमेबल झिल्ली पर डाल दिया जाए, तब क्या होगा, जो कि रेत आर पार होगा ही नहीं, क्योंकि वो क्या है, सस्पेंशन है। और वही बात कर ले नमक को अगर पानी में घोल दिया जाए और उसे पर्चमेंट मेम्ब्रेन में अगर डाला जाए, तब नमक और पानी क्या हो जाएगा, आसानी से जो कि उस झिल्ली के आर पार हो जाएगा, क्योंकि वह क्या है भाई, ट्रुथ सॉल्यूशन है। चलिए यहाँ पास बात करते हैं जो कोलाइड है उनकी प्रकार की। तो कोलाइड को यहाँ पास दो प्रकार के एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं हम लोग यहाँ पास देखा जा सकता है। एक है जो कि द्रव स्नेही जिसे लाइपोफिलिक कहा जाता है, और एक जो कि द्रव विरोधी जिसे लाइपोफोबिक कहा जाता है। फोबिक मतलब क्या है, जो कि फिलिक मतलब यहां पास होगा पास होना, और फोबिक मतलब जो कि दूर होना है। किसके लिए, द्रव के लिए दूर होना कि पास होना, द्रव स्नेही द्रव के पास की ओर, और द्रव विरोधी यानी कि द्रव से दूर की ओर हो जाना। तो चलिए यहाँ पास बात कर ले सबसे पहले जो कि द्रव स्नेही कोलाइड की बात कर ले। इस पर लिखे गए हैं द्रव स्नेही कोलाइड पर कि परिक्षेपण माध्यम। देखिए दो माध्यम होता है, ठीक है, कोलाइड में। एक जैसे कि क्या बोले थे, विलयन होता है। विलयन में अगर बात कर ले तो विलयन में क्या होता है, विलयन कैसे बनता है, एक तो होता है क्या, विलय होता है, इस तरह से विलय होता है। और विलय किस पर जाता है, जो कि विलायक पर जाके घुलता है, तब क्या बनाता है, दोनों विलय और विलायक आपस में मिलकर विलयन बनाता है। विलय और विलायक आपस में मिलकर क्या बना लेता है भाई, विलयन बनाता है। यहां पास वही चीज होने वाला है। विलायक अगर बात कर ले तो एक तरह से विलायक है, विलय को घोलने का माध्यम है, जिसे हम लोग क्या बोले जाएंगे यहां पास, परिक्षेपण माध्यम। और विलय की बात कर ले तो विलय क्या है, इस तरह से परिक्षेपण माध्यम में जो घुलने वाला है जिसे हम लोग विलय बोले हैं, यहां पास बोला जाएगा परिक्षिप्त अवस्था। ये लो परिक्षिप्त अवस्था। परिक्षिप्त अवस्था जो कि है वह परिक्षेपण माध्यम में जो कि क्या होगा, विलय होगा, जिससे क्या बनता है, कोलाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है,
चलिए यहां पर लिखा गया है कि परिक्षेपण माध्यम के साथ जो आसानी से, देखिए जो परिक्षेपण माध्यम विलायक है उस विलायक में अगर विलय को डाल दिया जाए और वह आसानी से कोलाइड विलयन बना लेता है, आसानी से कोलाइड विलयन क्या करेगा, बनाएगा, तब उसे जो कि द्रव स्नेही कोलाइड कहा जाएगा, द्रव स्नेही या लाइपोफिलिक कहा जाएगा। एग्जाम्पल अगर बात कर ले, गोंद है, जिलेटिन है, स्टार्च है या फिर रबड़ है। देखिए अगर गोंद की ही बात कर ले, गोंद को अगर पानी में डाल दिया जाए, हम लोग करते हैं ना, जब छोटे थे किसी को पुस्तक को चिपकाना रहता था और गोंद कमी रहता था तो क्या करते थे हम लोग, लाशा निकालते थे पेड़ से, उसी को क्या करते थे हम लोग, जो कि पानी में घोलते थे, क्योंकि उनकी क्वांटिटी क्या हो जाता था, बढ़ जाता था, और उसके बाद वो एक तरह से क्या है, आसानी से कोलाइड बना लेता था, क्योंकि उसे कुछ घंटे रखने के बाद 5 मिनट झिल्ली में अगर रख दे तो बहुत धीमी गति से आर पार होता था। इससे पता चलता है कि वो क्या है, कोलाइड है। और इस तरह से यहाँ पर उदाहरण है गोंद, जिलेटिन, स्टार्च, रबड़ इत्यादि यहाँ पर उदाहरण है। और उसके साथ ही साथ इस तरह से भी है कि जो कोलाइड, जो द्रव स्नेही कोलाइड कण के चारों ओर जो परिक्षेपण माध्यम है उसके अणु परत, जो कि अणुओं की परत होने के कारण पर्याप्त स्थायी होते हैं। क्या होते थे भाई, अगर इस तरह से जो गोंद है उस गोंद में पानी डाल के उस गोंद को क्या करते थे हम लोग, या फिर कह रहे लाशा में पानी डालते थे ना, तो जो पानी है वह उस लाशे के चारों ओर रहता था। इससे पता चलता था कि भाई वह एक तरह से स्थायी हो गए और क्या होता था, बहुत ही अच्छे से बनता था। इस तरह से जो कोलाइड बनता था वह, क्योंकि और यह जो परिक्षेपण माध्यम उस परिक्षिप्त अवस्था के चारों ओर होने की वजह से वह एक तरह से स्थायी होता है। ठीक है, उसके साथ ही साथ अगर उस तरह से जो कोलाइडी विलयन बना हुआ था और उस कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अपघट्य मिला दिया जाए, अब विद्युत अपघट्य की बात क्या कर रहे हैं हम लोग, कोई कह दे अम्ल या क्षार मिला दिया जाए, ठीक है, कोई विद्युत अपघट्य एग्जाम्पल की अगर बात कर ले, विद्युत अपघट्य में HCl है, एसिटिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इस तरह से अगर विद्युत अपघट्य मिलाया जाए तब भी वह अवक्षेपित नहीं होता है, ये लो अवक्षेपित नहीं होता है। ठीक है, अवक्षेप नहीं बना पाएगा उस तरह से, और जब अवक्षेप नहीं बना पाएगा इससे क्या होगा, अवक्षेप नहीं बनाएगा तो जो कोलाइड विलयन है वह परिक्षेपण माध्यम में डालने के लिए और उसे वाष्पित, गर्म करके वाष्पित किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन वाष्पित करते हैं और उसकी परिक्षेपण माध्यम को पुनः मिलाने पर कोलाइड विलयन प्राप्त हो जाता है। देखिए क्या बोले, पहले चीज तो यहां पर परिक्षेपण माध्यम में जो विलय है वह आसानी से घुलता है, वो क्या होता है, जो कि द्रव स्नेही कोलाइड होता है। दूसरा है कि परिक्षेपण माध्यम जो कि उस विलय के चारों ओर लगातार रहता है, क्योंकि वह एक परत बना लेता है जिसकी वजह से क्या है, वह स्थायी होता है। दूसरा चीज यहां पर बोले हम लोग कि विद्युत अपघट्य की मात्रा मिलाने से जो कि अवक्षेपित नहीं होगा, और इसके साथ ही साथ बोले हैं हम लोग कि उसे वाष्पित करके फिर से जो कि कोलाइडी विलयन प्राप्त किया जा सकता है। अब क्या बोले, वाष्पित किए और फिर से वाष्पित किए उसे पुनः फिर से कोलाइडी विलयन बना दिया जाए, तब उसी को क्या बोलते हैं कि यह एक तरह से भाई उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहा जा सकता है। वही बात कर ले द्रव विरोधी की, तो द्रव विरोधी जस्ट ऑपोजिट मिलने वाला है। यहां पर देखिए परिक्षेपण माध्यम के चारों ओर, या बोल दे परिक्षेपण माध्यम में जो विलय है वह आसानी से जो कि क्या है, जो कि घुलकर कोलाइडी विलयन बनाता था, लेकिन यहां पास कोलाइडी विलयन आसानी से नहीं बनाएगा, इसीलिए इसको जो कि द्रव विरोधी कोलाइड्स कहा जाता है। उसके साथ ही साथ जो कि द्रव विरोधी कोलाइड है, एग्जाम्पल गोल्ड सॉल्ट, इस तरह से आर्सेनिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड। अगर इस तरह से फेरिक हाइड्रोक्साइड को ही ले लिया जाए और इस पर कोई विद्युत अपघट्य या सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड अगर डाल दिया जाए तब क्या होगा, यह जो कि अवक्षेप बना लेगा, स्कंदित हो जाएगा। ये लो स्कंदित होगा भाई, होना ही है। यहां पर अगर सोचो ना, अगर फेरिक हाइड्रोक्साइड है इस तरह से, इस पर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया जाए
क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड इस आयरन के साथ रिएक्शन करके फेरिक सल्फेट बना लेगा। ये लो, तो इस तरह से क्या हुआ, अवक्षेपित तो हुआ ना, लेकिन ये वाला क्या है, जो द्रविश नहीं है वह अवक्षेपित नहीं होता है। यहां पास द्रव विरोधी जो कोलाइड है वह अवक्षेप बनाता है, या कह दे स्कंदन होने के बाद उनको पुनः परिक्षिप्त माध्यम में मिलाने पर उसी कोलाइडी विलयन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। देखिए इसमें हम लोग क्या बोले थे कि यह जो द्रविश नहीं है वह जो कि स्थायी है, और यही बात कर ले द्रव विरोधी की, तो यहां पास यह कम स्थायी है। कम स्थायी क्यों है, क्योंकि यह एक अच्छे से कोलाइड विलयन वो जो कि बहुत धीमी गति से बनाएगा और परिक्षेपण माध्यम में फिर से वापस मिलाने से वह कोलाइडी विलयन प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि यह कम स्थायी होता है। उनके बॉन्ड जो कि टूट जाएगा, जिसके वजह से पुनः कोलाइड विलयन नहीं बनाएगा। और इनकी बात कर ले द्रव विरोधी की, द्रव स्नेही की, तो यह आसानी से कोलाइड बना लेगा, क्योंकि इसके बीच में जो बॉन्ड है बहुत वीक टाइप में रहेगा, और यह एक तरह से उत्क्रमणी कोलाइड है और वही एक तरह से अनुत्क्रमणी कोलाइड कहलाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं चलिए दूसरे वीडियो के साथ में। थैंक यू।